हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। जो कि ये शायद 3 लेक्चर में कंप्लीट हो ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है यार। तो चलिए ठीक है, फिर आता चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहला वीडियो देखे, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो देखे, फिर आप तो समझ में आएगा। तो बच्चों पूरी चीज़ एकदम NCERT से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, एकदम तुम्हें समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके बाद भी मैं यही बोलूँगा कि तुम्हें बेटा NCERT पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम NCERT नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बायोलॉजी में ये एक स्टोरिंग सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजी की लाइनें समझनी होती है। अगर तुम समझते नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें तुम्हारा दिक्कत हो रहा है जाते नीट के पेपर में। इसलिए जब हम पढ़ाने के बाद आप एक बार NCERT खोलें, पढ़ें, फिर PYQ सॉल्व करें। ठीक है बच्चों। तो ये चलता है, मोटिवेशन था आज का। मोटिवेशन क्या है, 1 मिनट बच्चों, रुक जाओ बच्चों। आज का मोटिवेशन आ जाए। जिसने कभी गलती नहीं की है, सोच रहा है हमने अभी तक कोई गलती नहीं की है, उसने अभी तक तो करने की कोशिश भी नहीं की है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोला था। जिसने अभी तक कोई गलती की ही नहीं है, उसने अभी तक कोई काम किया ही नहीं, कोई काम करने की कोशिश की ही नहीं। इसलिए बेटा जल्दी करो, अभी तुम्हारे पास समय है। अभी तुम जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है। लेकिन जब नीट के पेपर में तुम जल्दी करोगे तो वो तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाए बेटा। अभी करो जितनी जल्दी। हाँ, तो दूसरा मोटिवेशन है, महानता महानता तभी ना दिराने में नहीं है। महानता तभी ना दिराने में नहीं है। तुम महानता दिखा रहे हो कि हम तुम्हें दिरा दिए हैं। ऐसा तभी मत सोचो कि महानता तभी जैसे दिराने में नहीं होती, बल्कि महानता उस बात पे होती है जो चीज़ तुम जानते हो कि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम जो रिपीटर होते हैं, जो पुराने साल से हैं, जो इस साल नहीं अचीव कर पाए हैं अपना गोल, उनसे जाते पूछो। और फिर उनसे जाते पूछने के बाद अपना सतर्क हो जाओ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कैसे पढ़ना है। क्योंकि बेटा तुम्हारे पास समय है। और फिर अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो जाए। फिर अगले बच्चे तुमसे ये पूछेंगे कि भैया ये कैसे हो जाए, फिर तुम वही चीज़ तुम बताओगे। इसलिए महानता वो चीज़ में नहीं है जो चीज़ तुम जानते हुए भी गलती कर रहे हो। महानता वो चीज़ होती है कि जो तुम जान रहे हो उसे गलती दोबारा ना करो, इसमें महानता होती है। ठीक है। जैसे कि बेटा मैंने ये फिगर मैंने बता दिया था। ATP ये देखो, PS सेकेंड और PS फर्स्ट और साइटोक्रोम ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। वाटर ल्यूमन के अंदर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। जो NADPH2 होता है वो स्ट्रोमा में बनता है। जो प्लास्टोसाइनिन होता है वो ल्यूमन के अंदर कार्बन एक्सेप्टर होता है। और बस इतनी चीज़ें बताई हुई है। अब आज का चैप्टर आज ही स्टार्ट हो रहा। तो मैंने कल के लेक्चर में मैंने एक चीज़ बोला था, जेड एक्सट्रीम। ठीक है, जेड एक्सट्रीम टाइप था। तो जेड एक्सट्रीम का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ से P से 30 मतलब P सेकेंड से जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ P से 30 हुआ। फिर उसके बाद फियोफाइटिन से फिर ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये हमारा साइटोक्रोम के पास भेज देता है। साइटोक्रोम के बाद प्लास्टोसाइनिन, फिर PS फर्स्ट पे जाता है। PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं आयरन, सल्फर, प्रोटीन। सल्फर है ये गलती से FU आ रहा है। ठीक है, सल्फर प्रोटीन होता है। फिर यहाँ पे FD पे पास जाता है फेरोडॉक्सिन, वहाँ पे NADP प्लस। यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते यहाँ पे H आ जाता है, इसलिए NADPH होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यूं और यूं फिर यूं, इसलिए बोलते हैं इसे जेड एक्सट्रीम। ठीक है।
फिर दूसरी चीज़ मैंने बोला था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो क्या था, नॉन साइक्लिक, क्योंकि वो अपने इधर नहीं रहता। लेकिन अब ये पी एस फर्स्ट में हो रहा, मतलब जब साइक्लिक हो रहा तो भाई पी एस सेकेंड एब्सेंट हो रहा। अब पी एस फर्स्ट जो हो रहा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद फेरोडॉक्सिन के पास जा रहा है, यहाँ पे 8 एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके एटीपी बना लेगा। फिर ये फेरोडॉक्सिन साइटोक्रोम के पास भेज देगा, ठीक है, इसे बोलते हैं कीमो ऑस्मोसिस या ईटीएस यहाँ पे, ठीक है। फिर ये एटीपी लेके, एटीपी में साइटोक्रोम मेन साइट ऑफ द एटीपी होता है, मेन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है, ठीक है। अब यहाँ से प्लास्टोसाइनिन पे पास भेज दिया, फिर पी एस फर्स्ट के पास भेज दिया, तो क्या ये साइकिल दोबारा कंप्लीट हो गया? तो पी एस फर्स्ट की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसलिए बोलते हैं साइक्लिक फोटो, मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बना रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसा कि बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाए, कि यहाँ पे अगला लेक्चर मैंने छोड़ा था, अब ये लेक्चर आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने बोला था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा कहाँ हुआ था, मेनली स्ट्रोमा लेमली में। कहाँ हुआ था? स्ट्रोमा लेमली में। अब स्टोमा लेमली में दो चीज़ होता है, एक पी एस सेकेंड एब्सेंट था। जब साइक्लिक हुआ था वहाँ पे पी एस फर्स्ट में ही सारा साइकिल अभी हुआ था, अभी तुमने फोटो देखा था, एनिमेशन मैंने दिखाया था, लेकिन उसमें पी एस सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड मतलब पी एस स्टैंडर्ड 80 एब्सेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद यानी डी पी रिडक्टेड एंजाइम एब्सेंट थी, और फेरो आयरन नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे P700 मतलब पी एस फर्स्ट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाए, फिर यहाँ से फेरोडॉक्सिन के पास भेज दिया जाए। अब फेरोडॉक्सिन 8 एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेते साइटोक्रोम के पास भेज दिया, उसे तो बोलते हैं ईटीएस, सेमी ऑस्मोसिस। अब इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी थी, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे, जब इतने इलेक्ट्रॉन एटीपी में कन्वर्ट हो जाए तो एग्जॉस्टेड मतलब इतनी एनर्जी जो होती है खत्म हो रही। अब ये प्लास्टोसाइनिन के पास भेज दिया जाए, फिर प्लास्टोसाइनिन फिर पी एस फर्स्ट के पास भेज दिया, तो क्या ये साइकिल पूरी हो गई? हाँ, साइकिल पूरी हो गई। लेकिन इसमें क्या नहीं प्रेजेंट, क्या ऑप्शन था? पी एस इन्वॉल्वमेंट ओनली पी एस फर्स्ट का ही इन्वॉल्वमेंट था। फोटोलिसिस ऑफ वाटर साइक्लेट में फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, O2 रिलीज नहीं हुआ था, एटीपी फॉर्मेशन हुआ था, NADPH2 नहीं बना इसमें। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू पी एस फर्स्ट, जो अच्छा वहाँ पे नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन साइट होने के बाद एडजस्ट हो रहे थे, फिर ये अपने घर पे नहीं आ पाए थे, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन अपने घर में आ रहे हैं, तो रिटर्न टू पी एस फर्स्ट इट ऑपरेट व्हेन ओनली 700 नैनोमीटर लाइट इज रिसीव्ड। भाई जाहिर सी बात है, जब पी एस फर्स्ट मतलब P700 वेवलेंथ की लाइट आएगी तभी ही ये साइकिल चलेगी, ठीक है। अब समरी क्या है? समरी ऑफ लाइट एक्शन इन, देखो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में चलता है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में मेरा सिर्फ एटीपी बना, बट नॉन साइक्लिक में एटीपी भी बना, यानी DPS2। अगर बोला जाए इन दोनों में हमारा क्या क्या मिला, एटीपी दोनों मिला, तो मैं एक बार एटीपी ले रहा हूँ, ठीक है। और यानी DPS2 मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मिला लिया जाए तो हमें दो प्रोडक्ट मिला, एक एटीपी और एक DPS2। और इन्हीं दोनों तो बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर। अब यहाँ के बाद डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है। डार्क रिएक्शन तो बोलते हैं बायोसिंथेसिस फेस या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, इसे बोलते हैं केल्विन साइकिल में चलता है, इसलिए केल्विन साइकिल। और इसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, इसलिए बोलते हैं C3 साइकिल, ठीक है। टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। और विद द हेल्प ऑफ रिवेट्रो एंजाइम, कौन सी एंजाइम यूज होती है? रिवेट्रो। फिर उसके बाद ये ILR मतलब क्या होता है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर बनी मतलब एटीपी और DPS2 लाइट रिएक्शन में जो बनी उसका यूज करते CO2 तो लेते ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर मतलब एटीपी और DPS2 तो लेते, उसके बाद सेट मॉलिक्यूल ऑफ CO2 तो लेते मतलब यूज करते CO2 तो
छाना बनाने, छाना मतलब जुलूत्रोज में चेंज कर दिया जाता है। अब उसके बाद देखो टैल्विन साइकिल CO2 से लेते एसिमिलेटरी पावर ले लेता है, एसिमिलेटरी ATP प्लस NADPH2 और CO2 लेते क्या बना दिया C6H12 बोथ से जुलोत्रोज मॉलिक्यूल। टैल्विन साइकिल डिस्कवर टैल्विन एंड ट्रू वाल्टर, कौन टैल्विन साइकिल डिस्कवर किया था, एक टैल्विन और एक ट्रू वाल्टर, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ये टैल्विन साइकिल डिस्कवर्ड हुआ और कौन डिस्कवर किए टैल्विन और ट्रू वाल्टर, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिव C14 का यूज करते क्लोरेला मतलब तुम प्लांट टेंडरम में पढ़े हो जो ग्रीन एलगी जिसे बोलते हैं, टैल्विन साइकिल तो पता लगाया, मतलब तो किस तरह हमारा टैल्विन साइकिल तो पता लगाया गया विद दी यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 कार्बन 14 रेडियो एक्टिव का यूज करते क्लोरेला ग्रीन एलगी में पाया जाता है, तुम प्लांट एंडनम में पढ़े हो, वहाँ से हमारा टैल्विन साइकिल का पता लगा दिया गया। और C3 और टैल्विन साइकिल टेक प्लेस इन ऑल ग्रीन प्लांट मतलब एज वेल एज डाइटॉट एज वेल एज मोनोटॉट, डाइटॉट और मोनोटॉट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। बोल सकते हो C3 प्लांट हमारी दुनिया के जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं वो सारे में प्रेजेंट होता है। लेकिन अब C3 जो होता है मेसोफिल में होता है, और यहाँ पे देखो डाइटॉट में C3 होता है मेसोफिल और मोनोटॉट में भी बंडल शीट सेल में होता है। C3 साइकिल बंडल शीट सेल में होता है और C3 मेसोफिल सेल में होता है। टैल्विन और C3 साइकिल ऑलवेज प्रोड्यूस जुलोत्रोज, ठीक है। अब इसके बाद देख लो तो ये साइकिल देख लो, देखो इसमें C3 होता है, C4 होता है, कैम्प प्लांट होता है, ठीक है। जो कि कैम्प प्लांट हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है C3 प्लांट, C4 प्लांट, यही नीट के सिलेबस में है। देखो C3 प्लांट जो होता है मेनली जो होता है डाइटॉट में पाया जाता है। C3 जो मेनली बोला जाएगा वो डाइटॉट में पाया जाएगा, और जो कि हमारा मेसोफिल सेल में चल रहा है। देख लो C3 जो है हमारा C3 प्लांट, देख लो C3 प्लांट वो हमारा CO2 मतलब डाइटॉट प्लांट में ये मेसोफिल सेल में चला, लेकिन C4 मोनोटॉट प्लांट में पाया जाता है जो कि हमारा बंडल शीट सेल में चल रहा है। और ये क्या प्रोसेस है, क्या कैसे हो रहा है, ये तुम आगे पढ़ना है, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना हो रहा, तुम्हें अभी आगे पढ़ना होगा ये सारी चीज़ें। C3 साइकिल और टैल्विन साइकिल टेक प्लेस इन 3 स्टेप में होता है। CR स्क्वायर या टर्नो कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजेनेशन, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजेनेशन, 3 स्टेप कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजेनेशन, ठीक है। अब पहला होता है RUBP, इसी तो बोलते हैं रुबिट्रो एंजाइम, इसे बोलते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट मतलब बाइफॉस्फेट। RU मतलब राइबोलोज होता है, 8 मतलब C1 जो तो 5 की चैन होती है, C1 C2 C3 C4 C5, 5 चैन में 8 फॉस्फेट C1 पे लगता है, 8 फॉस्फेट C5 पे, इसलिए राइबोलोज 1,5 2 फॉस्फेट लगा इसलिए बाइफॉस्फेट, ठीक है। ये सबस्ट्रेट होता है फॉस्फ C3 साइकिल, और जो कि यही है CO2 एक्सेप्टर, क्या है CO2 एक्सेप्टर, ठीक है बच्चों। अब सुनो RUBP मतलब रुबिट्रो एंजाइम प्लस CO2, ठीक है। रुबिट्रो एंजाइम और RUBP मतलब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट प्लस CO2 रुबिट्रो एंजाइम से हमारा क्या मिल गया 2 फॉस्फोडिलिसरेट एसिड, क्या मिल गया 2 फॉस्फोडिलिसरेट एसिड। यहाँ पे बड़ी बात यह है कि RUBP देखो 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5 कार्बन है, प्लस 1 कार्बन CO2 का ले लिया, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल बना 6 कार्बन का बना, और 2 PGA मतलब 2 फॉस्फोडिलिसरेट एसिड जो होता है वो मेरा 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, और लेकिन यहाँ पे 5 और 6 है, तो इसे हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA हमारा बना हो जाती नहीं, जिससे 3 दूना 6 मतलब 6 कार्बन हमारा कंप्लीट हो सकते हैं। कंप्लीट होने के लिए ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पूरा कंपाउंड बना है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बना है, ठीक है। इसलिए हमारा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंप्लीट हुआ, और यही हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल में। C3 साइकिल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि हमारे पहले कार्बन कितने पाए गए
तीन कार्बन हमारे C3 साइकिल में पाए जाए, इसलिए C3 साइकिल नाम पड़ा। और जो कि ये बड़ा स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोडिलिसिक एसिड। ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ C3 साइकिल। इसे बोला गया है दिस इज द मोस्ट क्रूशियल मतलब बड़ा भयानक मतलब अभी देखना क्या क्या रोल चलता है। यही जो स्टेप है इसमें बहुत सारे रोल हैं बेटा। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ C3 साइकिल। इस स्टेप में रोबेस्टो ने अपना नेचर बदल दिया तो C3 साइकिल स्टॉप हो जाएगी और ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो इसमें दो स्टेप होता है। अगर वो अपना नेचर नहीं बदला मतलब जिस तरह वो डोएल है जो हमारा ये एंजाइम है रोबेस्टो, ये दो तरह का काम चलता है, कार्बोक्सिलेज एक ऑक्सीजनेज। अगर वो बच्चा कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क किया तब तो भैया हमारा जो एनर्जी है वो बनेगा। लेकिन अगर वो ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर दिया तो हमारा जो मेहनत है वो नाकाम हो जाएगा, मतलब हार जाएगा। जो मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं बनेगा। तो इसमें ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि अगर ये दोनों की तरह अगर ये कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क कर दिया चलो ठीक है तब तो मेरा अच्छा है, कंपाउंड बन जाए। लेकिन अगर मेरा ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर दे, वो मतलब ऑक्सीजनेज होता है कि मतलब कार्बोक्सिलेज होता है। अगर ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर दिया तब मेरा भैया जो फूड है वो नहीं बन पाएगा। और हमारा फूड तभी बनेगा जब हमारा कार्बोक्सिलेज की तरह ये रोबेस्टो एंजाइम वर्क करे। अब देखो RUBP अदर और O2 मतलब अदर RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट 1,5 बाइफॉस्फेट अदर ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करे। O2 ले रहा है, अदर अपने एटमॉस्फेयर से O2 ले रहा है तो मतलब कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? ऑक्सीजनेज। अदर ऑक्सीजनेज वर्क करेगा तो हमारा फॉस्फोडिलिसिक एसिड। लेकिन एक बात जान लो, RUBP कितने कार्बन तथा 5 कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन आया नहीं और एक तो कार्बन आया नहीं मतलब 5 कार्बन का ये बना। और ये फॉस्फोडिलिसिक एसिड हमारा 3 मॉलिक्यूल्स का बनता है और 2 मॉलिक्यूल्स हमारा कहाँ गया? तो 2 मॉलिक्यूल्स हमारा ATP में यूज कर ले गया। और ATP यूज करने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नहीं बनता है। जब ऑक्सीजनेज की तरह हमारा देखो यहाँ पे 5 कार्बन है लेकिन मुझे कितना मिल रहा है, मतलब मैंने जितना दिया है उतना मुझे मिल जाना चाहिए ना। देखो ये 5 कार्बन दे रहा है, ये हमारा 2 कार्बन ले रहा है और बल्कि 3 कार्बन दे रहा है। 3 कार्बन दे रहा है तो 3 कार्बन से हमें 2 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मिल रहे थे जब कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर रहा है तो मुझे 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA नहीं मिला है। इसमें तो हमारा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA मिला है और 2 जो है 2 हमारा 5 होता है ना, तो 3 इसमें मिल जाए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। लेकिन 2 है, 2 अभी बचा है, वो उठा ले जाए, वो अपने रेस्पायर कर दिया, वो एनर्जी ले लिया। ठीक है, तो इन दिस स्टेप नो यूज ऑफ एसिमिलेटरी पावर। इसमें जो एसिमिलेटरी पावर जो ATP प्लस NADPH2 होता है वो यूज कर लेता है। और इन दिस स्टेप नो यूज ऑफ एसिमिलेटरी पावर, इसमें एसिमिलेटरी पावर बचता ही नहीं, यूज कर लेता है। ठीक है, रिडक्शन। अब दूसरा स्टेप क्या था? रिडक्शन। यहाँ पे PGA हमारा 2 मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, अभी पढ़े थे ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA हमारा बना था। 8 PGA कितने कार्बन था? 3। तो हमारा 2 मॉलिक्यूल बना था, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA मतलब 6 कार्बन ये पूरा हुआ था। अब ये रिडक्टेट हुआ। अब यहाँ पे रिडक्टेट होने का मतलब है ADP से ATP बना है। ये ATP है। ठीक है, गलती से ADP से ADP ले छोटा है, यहाँ पे ATP है। ठीक है, गलती से। ठीक है, ADP से 2 ATP बनता है। ठीक है, अब सुनो PGA। अब यहाँ पे PGA जब ATP ले लेता है तो यहाँ पे हमारा बनता है फॉस्फोडिलिसरल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉस्फोडिलिसरल्डिहाइड। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA और यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL बनता है। ठीक है, अब इसमें 2NADH2 हमारा बदल जाएगा 2NADP+।
बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्टेज एंजाइम, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्टेज। ये तुम अल्कोहल में पढ़े होते वहाँ पे केमिस्ट्री में, जब हमारा कोई चीज़ हमारा जब एसिड से हमारा एल्डिहाइड में जाते हैं तो हमारा रिडक्शन होता है, एसिड से हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो हमारा रिडक्शन होता है। अगर नहीं मालूम है तो सुन लो, जब हमारा कोई फास्फोडिलिसिक एसिड हमारा चेंज होता है फास्फोडिलिसरल डिहाइड, डिहाइड मतलब एल्डिहाइड में, जब कोई एसिड और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो रिडक्शन होता है। वहीं जब कोई एल्डिहाइड हमारा एसिड में होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे एटीपी का यूज हुआ, एटीपी का यूज होने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोडिलिसरल डिहाइड बना, हमारा क्या बना, फास्फोडिलिसरल डिहाइड। ठीक है, इस स्टेप में 2 ATP व 2 NADPH2, 2 ATP या 2 NADPH2 का यूज चलते फास्फोडिलिसिक एसिड बना। देखो 2 NADPH2 से 2 NADP प्लस बन गया, मतलब इसमें फास्फोडिलिसिक एसिड और ATP का यूज हुआ है और इसमें कन्वर्ट हो गया फास्फोडिलिसरल डिहाइड में हो गया है। नोट वाली पॉइंट ये है कि 2 PGL 2 फास्फोडिलिसरल डिहाइड टोटल 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन थे। ठीक है, इसमें से 5 कार्बन हमारा दोबारा मिल जाए RUBP में बना देगा और एक कार्बन जो हो रहा वो ग्लूकोज फॉर्मेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब 5 कार्बन ऑफ फास्फोडिलिसरल डिहाइड विल रीजेनरेट RUBP so that Calvin cycle run continuously। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप क्या बोला है, 5 कार्बन PGAL मतलब फास्फोडिलिसरल डिहाइड विल रीजेनरेट RUBP, मतलब अब फिर से जो ये बना था रीजेनरेट चल देगा। कौन से एंजाइम में, RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट सो दैट कैल्विन साइकिल रन कंटिन्यूसली। अब देखो 5 कार्बन ऑफ PGL, अभी तक क्या था 5 कार्बन ऑफ PGL। ठीक है, अब यहाँ पे ATP यूज हो रहा, फिर हमारा बनेगा RUBP। अब सुनो क्यों ATP यूज हुआ, यहाँ पे 5 कार्बन था, देख लो यहाँ पे हमारा 5 कार्बन था, यहाँ पे हमारा 5 कार्बन, ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA था, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अबे भाई यहाँ पे RUBP ऑक्सीजनेट की तरह वर्क किया तो यहाँ पे 5 कार्बन थे तो हमारा ये 5 ही कार्बन बना ना, तो ये हमारा 5 कार्बन का ही कंपाउंड है ना, तो 5 कार्बन का कंपाउंड जब कन्वर्ट हुआ तो PGAL बना, तो ये मेरा कुल मिलाते लास्ट में हमारा 5 कार्बन का ही PGL रीजेनरेट हो जाना। तो अब फास्फोडिलिसरल डिहाइड और यहाँ पे क्या था, RUBP का नाम क्या था, राइबोलोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे बड़ा पॉइंट ये है 5 कार्बन है और PGAL इसका नाम क्या है, फास्फोडिलिसरल डिहाइड। फास्फोडिलिसरल मतलब फॉस्फेट ग्रुप 8 बार लगा, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बना है राइबोलोज 1,6 बाइफॉस्फेट, मतलब बाइफॉस्फेट मतलब 2 बार हमारा फॉस्फेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा 8 बार फॉस्फेट है। 2 फॉस्फेट लाने के लिए हमें ATP का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो PGAL है वो मेरा 2 फॉस्फेट बन जाए, और 2 फॉस्फेट बनने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का उपयोग करेंगे, तभी मेरा रीजेनरेशन में हमारा RUBP मिलेगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा हमें ATP क्यों उपयोग करना पड़ेगा। देखो ACO2 तो फिर करने के लिए हमें 3 ATP या 2 NADPH2 का यूज करना पड़ेगा, और तब जाता ग्लूकोज का 8/6वां पार्ट बनेगा। ये पूरी साइकिल चलेगी, जब ये मेरी पूरी साइकिल चली तो ग्लूकोज का G/6 पार्ट बना। यदि हमें कैल्विन साइकिल में 6 बार ये रन करवाएं, 6 मॉलिक्यूल्स 6 बार हमारा जो साइकिल चलेगा, तो हमारा CO2 कितनी बार बनेगा, 1 बार। देखो जो हमारा शेष CO2 हो रहा वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अभी सुनो 18 ATP हमारा लगेगा, 18 ATP बनेगा तो वो कन्वर्ट रहेगा 18 ADP में,
और 12 यानी DPS2 बनेगा तो 12 यानी DP प्लस में कन्वर्ट हो जा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों स्टेप हो रहा है, देख लो। अगर तुम्हें दिख रहा हो, देख लो। यहाँ पे मेरा पहला स्टेप मैंने बोला था हमारा कार्बोक्सिलेशन तो बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। देख लो कार्बन फिक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे देख लो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कन्वर्ट हुए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA फॉस्फोडिलिसिक एसिड। यहाँ पे CO2 यूज हुआ। CO2 यूज होने के बाद यहाँ पे फॉस्फोडिलिसिक एसिड, लेकिन ये CO2 यूज हुआ तो मतलब ये समझे कार्बोक्सिलेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो PGA फॉस्फोडिलिसिक एसिड। अब ये रिडक्शन हो रहा। अब इधर का प्रोसेस क्या चला है, रिडक्शन। अब से 3 PGA, ठीक है, 3 PGA। अब यहाँ पे ATP यूज हो रहा, 6 ATP प्लस 6 ADP। 6 ATP इसलिए यूज हो रहे हैं, 6 ATP इसलिए यूज हो रहे हैं। ये पूरा जो हमारा एक साइकिल चल रहा है, इसमें 6 बार हमें चलानी पड़ेगी। 6 बार चलाने के लिए हमारा अगर 8 बार साइकिल चले तो यहाँ पे 8 बार ATP लगेगी। तो हमें पूरी साइकिल, पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 बार ATP लगाना पड़ेगा। और अगर 6 बार ATP लग रहा है तो 6 बार ADP बनेगा। और उसी तरह 6 बार यानी DPS2 यानी DPS से यानी DP प्लस बनेगा। मतलब ये पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें ये साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार। इसलिए 3 मॉलिक्यूल्स और PGA तो 6 बार ये चलाना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए 6 बाहर इसलिए लगा क्योंकि ये साइकिल 6 बार चलाना पड़ेगा, तब हमें जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब सुनो, यहाँ पे रिडक्शन क्या हो जाएगा, 3 PGA से हमारा क्या बन जाएगा ये, अरे भाई फॉस्फोडिलिसिक एसिड बना है ना। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, G3P। अरे भैया यहाँ पे बोल सकते हो 1/6 डिलिसल हमारा जो फॉस्फेट लेगा 3 पे भी लेगा, और सॉरी सिर्फ मॉलिक्यूल 6 बार ये भी चलेगा ना, तो ये G3P हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है हमारा, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बनेगा। ये तो बीच का एक अलग है, बीच में अलग ला दिए। ठीक है, अब 3 PGA से हमारा क्या बना है, 1/6 बाइफॉस्फेट। देख भाई यहाँ पे बोल 3 लिखा है ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, वही चीज़ है ना। तो ये ग्लूकोज 3 फॉस्फेट जब हमारा आएगा तो यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे फॉस्फेट लाया। तो मैंने बोला क्या, ये दोनों सेम ही है, बस ये इसके बाद तुम ये पढ़ो ग्लूकोज 3 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज 3 फॉस्फेट जब होगा तो यहाँ पे जो हमारा बना था, जो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट बना था वो था RUBP, राइबोलोज 1/6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फेट 8 जगह लगा, लेकिन हमारे यहाँ पे बाइफॉस्फेट मिला था, इसलिए 8 ATP यूज हो रहा। लेकिन ये ATP 3 बार साइकिल में यूज हो रहा। ठीक है, मतलब हमारा छोटी देख लो 6 ATP 6 ADP बनेगा। मतलब यहाँ पे भी ATP यूज हो जाए, तब हमारा यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि राइबोलोज 1/6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, ओनली रन ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, अब सुनो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, डार्क रिएक्शन का नाम से ये लगता है कि ये रिएक्शन रात में चलती होगी, लेकिन ये गलत चीज़ है, गलत कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली रन ड्राइविंग ड्यूरिंग डे टाइम। ये तभी चलेगी डे टाइम में, व्हेन लाइट इज अवेलेबल, जब लाइट अवेलेबल हो। तब इसका क्या मतलब हुआ, डार्क रिएक्शन का क्या जस्टिफिकेशन होता है। ये प्रूफ हमें ऐसे मिला, जब लाइट हम रात में हम लाइट रोक देते थे तब हमारा फूड बनना स्टॉप हो जाता था। लेकिन स्टॉप हो जाने का मतलब जब डार्क रिएक्शन हो रहा उसमें खाना तब तक बनेगा जब तक उसमें ऐसे मिलिट्री पावर होगी।
जैसे कि हम तुम्हें एक एग्जांपल बताएं, तुम ऐसे समझो, जैसे कि सुनो, जब लाइट चली जाती है तो इसका कभी कभी तुम घर में देखो तो लाइट जाने के बाद भी थोड़ी थोड़ी लाइट जलती रहती है। तो मतलब मेरे ये कहने का मतलब हो रहा, तुम लोग देखे हो जाए ऐसा, मुझे पूरा बिलीव हो रहा, तुम लोग देखे हो जाए अपने घर में कभी कभी लाइट चली जाती है तो उस लाइट में एलईडी बल्ब में हल्की हल्की सी लाइट जलती रहती है। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए, सर ये बताइए कि लाइट जब चली जाती है तो हल्की हल्की लाइट क्यों जलती है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जब हमारा धूप मतलब सनलाइट कभी कभी अचानक चला जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि डार्क रिएक्शन में काम करना बंद हो जाए, मतलब खाना बंद हो जाए बनाना। इसका मतलब ये होता है जब तक उसमें ऐसे मिलिट्री पावर क्या होती है, एटीपी और यानी डीपीएस2 प्रेजेंट होता है, तब तक वो खाना बनाएगी। लेकिन जब ऐसे मिलिट्री पावर ख़त्म हो जाएगी बेटा, तब वो अपना फूड डार्क रिएक्शन नहीं बनाएगी। क्योंकि ये बोला, लाइट अचानक रुक जाने से हमारा फूड क्या बनना बंद हो जाता है तुरंत? नहीं, तब तक नहीं बंद होता जब तक उसके पास ऐसे मिलिट्री पावर प्रेजेंट होती है। जब उसके पास ऐसे मिलिट्री पावर ख़त्म हो जाती है तब वो डार्क रिएक्शन खाना बनाना बंद कर देता है। इफ़ लाइट इज रीस्टार्ट टू फॉल ओनली, अदर लाइट दोबारा अगर पत्तियों पे डाली जाए तो डार्क रिएक्शन अगेन मतलब दोबारा खाना बनाना शुरू कर देगा। और ये प्रूफ हमें डार्क रिएक्शन नॉट प्लेस इन डार्क रिएक्शन, यही हमें प्रूफ बताता है कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो डार्क रिएक्शन में ही नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन दी एसिमिलेटरी पावर ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट यही बनाता है एसिमिलेटरी पावर, मतलब एटीपी और NaDPS2, ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है तो डार्क रिएक्शन। अब उसके पास C3 प्लांट मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब फीडर दिखाया था, मोस्टली डाइटॉट में प्रेजेंट होता है। इसमें लो टेम्परेचर पे ही प्लांट सर्वाइव करता है। जिस तरह हमारे घरों के अंदर अंदर जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल प्लांट लाते हो वो सारी चीज़ इसी में ही आते हैं, ठीक है। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसलिए बोलते हैं टेम्परेट प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है C3 प्लांट, कैसा होता है टेम्परेट प्लांट होता है। रिक्वायर लो एनर्जी इंटेंसिटी किसे ज़रूरत होती है C3 तो। रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर किसे ज़रूरत होती है C3 प्लांट तो। और C4 प्लांट कंपेयर में C3 प्लांट फूड आधा बनाती है, C4 प्लांट डबल बनाता है। लेकिन उससे कंपेयर में बात किया जाए C3 में तो वो हाफ अमाउंट ऑफ फूड बनाती है, जबकि वाटर लॉस डबल करती है। मतलब ये साला डबल वाटर भी यूज करे और खाना भी आधा बनाए, तो इसलिए C3 प्लांट अच्छा नहीं होता है बच्चा। इस वजह से C4 प्लांट अच्छा होता है। अब देखो, इनमें कैल्विन और C3 साइकिल लीफ की मीजोफिल सेल में चलती है। मैंने दिखाया था जैसे अभी कार्बोक्सिलेट की तरह वर्क करेगा तो शुगर बनाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजनेट की तरह वर्क करेगा तो ना ही शुगर बनाएगा बल्कि एसिमिलेटरी पावर लॉस कर लेगा और CO2 भी यूज कर लेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं वेस्टफुल साइकिल तब बोलते हैं जब हमारा इसीलिए वहाँ पे बोला था मोस्ट क्रूशियल स्टेप, अगर ऑक्सीजनेट की तरह वर्क करेगा तो ना ही खाना बनाएगा बल्कि एसिमिलेटरी पावर ले भी लेगा और CO2 भी यूज कर लेगा और कुछ हमें प्रोडक्ट भी नहीं देगा। इसीलिए बोलते हैं वेस्टफुल साइकिल। ये करता क्या है, फोटो रिस्पायरेशन करता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, फूड, फोटोसिंथेसिस, लेकिन हमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं चाहिए। लेकिन ये ऑक्सीजनेट की तरह वर्क करेगा तो हमारा फोटो रिस्पायरेशन करता है, जिससे कि हमारा फूड बनता नहीं, इसीलिए वेस्टफुल साइकिल बोलते हैं। फोटो रिस्पायरेशन इज कॉमन इन C3 प्लांट सो इट प्रोडक्टिविटी इज लेस।
प्रोडक्टिविटी लेस C3 प्लांट क्यों होती थी? क्योंकि उसमें फोटो रिस्पायरेशन होता है। फोटो रिस्पायरेशन का मतलब फूड बड़ा कम बनाता है, एसिमिलेटिव पावर ज़्यादा ले लेता है। CO2 जिस तरह आम तक जब आम आप लोग खाते हो तो वो साल भर में एक महीने में ही फलता है, लेकिन अगर वहीं पे जो हमारा वेट, मस्टर्ड प्लांट, ये सब जो हमारे ये हैं जितने खाए जाते हैं, कि व्हीट हो जाओ, मस्टर्ड हो जाए, फिर उसके बाद देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बताऊँगा, धान हो जाए, गेहूँ हो गया, तेल सरसों हो गया, जैसा कि और क्या हो गया, ये सारी चीज़ ठीक है, ये सारी चीज़ हमारा 3 से 4 महीने में 3 से 4 महीने में ग्रोथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें C4 प्लांट होता है, लेकिन ये C3 प्लांट हमें पानी ज़्यादा लेता है, हमें जो हमें चाहिए वो कम देता है, पानी ज़्यादा लेता है, जो हमारा फूड चाहिए वो भी आधा बनाता है। तो C3 कहाँ प्रेजेंट होता है? मेसोफिल, और ये मेनली डाइटॉट में प्रेजेंट होता है। थिन वॉल्ड होता है, परमिएबल ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। इसमें बंडल सीड प्रेजेंट होती है, लेकिन देखो C3 प्लांट में बंडल सीड प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से इसमें हमारा जो फूड होता है, फोटो रिस्पायरेशन इसी वजह से चलता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वहीं C4 साइकिल में बंडल सीट में होता है, बंडल सीट प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये मोनोट्रॉट में पाया जाता है। ये इनपरमिएबल फॉर नॉन गैसेज, मतलब गैसेज तो अलाउ नहीं करता है, और ये किस तरह वर्क करता है? कार्बोक्जिलेज, ठीक है। ये इसमें तो C3 साइकिल में दोनों यूज कर सकता है, कार्बोक्जिलेज, ऑक्सीजनेट, लेकिन C4 में मात्र कार्बोक्जिलेज की तरह वर्क करेगा, बट ओनली परमिएबल फॉर एसिड, और एसिड तो परमिएबल करता है। अब C4 पढ़ लो। इन्वॉल्व सो डैन फोटो रिस्पायरेशन इसमें नहीं होता है C4 प्लांट में, ये मेनली मोनोट्रॉट में होता है। फोटो रिस्पायरेशन रोकने के लिए अब हम कैल्विन साइकिल में नहीं चलाते हैं। C4 प्लांट कैल्विन साइकिल में नहीं, उसमें नहीं चलता मेसोफिल सेल में, बल्कि चलता है बंडल सीट सेल में हम चलाते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हमारा स्टोमेटा हो जाए, यहाँ से हमारा CO2 आएगा। अब CO2 ले जा, अभी तक वो CO2 ले रहा था, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन होने की वजह से वो ऑक्सीजन लेते ऑक्सीजनेट की तरह वर्क कर देता था, जिससे कि हमारा फूड नहीं बनता था। लेकिन अब ये रुबिस्टो डोइल नेचर की तरह वर्क करता, लेकिन अब रुबिस्टो तो यहाँ भेज दिया जाए इस वाले बंडल सीट सेल में, और यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम भेज दिया गया है, जिससे बोलते हैं पेप्टेज, ठीक है। पेप्टेज यहाँ पे आ जा। अब ये इसका एक काम होता है CASE, मतलब ये कार्बन तो ही ले जा, कार्बन तो लेते ये एसिड में बदल देगा, C4 एसिड। अब ये C4 एसिड बंडल सीट में जाएगा, क्योंकि ये जो C4 प्लांट होता है वो इनपरमिएबल फॉर गैसेज के लिए, मतलब गैसेज के लिए अलाउ नहीं होता, बल्कि एसिड के लिए अलाउ होता है। तो ये हमारा पेप्टेज जो एंजाइम होता है वो CO2 तो लेते एसिड में बदल देता है, फिर हमारा ये यहाँ पे भेज देता है। अब रुबिस्टो जो वर्क करेगा ये कार्बोक्जिलेज की तरह वर्क करेगा, क्योंकि अब CO2 इसमें जा रहा। सर ये बताइए, ये तो एसिड आप भेज रहे हैं, लेकिन इसे चाहिए CO2। अब यहाँ पे हीट हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो एसिड हो रहा वो हमारा टूट के CO2 में बदल जाएगा, और ये CO2 हमारा कैल्विन साइकिल ले लेगा, फिर हमारा कैल्विन साइकिल चलने लेगा। और C3 एसिड जो होता है वो हमारा, जैसे 4 एसिड बना था ना, तो एक एसिड टूटा तो CO2 ले लिया कैल्विन साइकिल, फिर हमारा कैल्विन साइकिल चलने लगा, और C3 एसिड जो था वो पायरुवेट एसिड में चेंज होते हैं, हमारा फिर वापस आ जाए इस वाले चैनल से। आगे तुम्हें समझ में आएगा, बस तुम इतना जानो, ये बंडल सीट सेल होता है, ये मेसोफिल होता है, ये प्लाज्मोडर्मेटा होता है। C4 साइकिल चल रहा है एटमॉस्फेयर में, CO2 तो बंडल सीट तक पहुंचाना है, CO2 तो बंडल सीट सेल तक पहुंचाना है, ठीक है। अब कैसे पहुंचाना है ये हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा CO2 आया,
ठीक है। पहला एंजाइम हो जाए प्राइमरी एंजाइम हमारा C4 साइकिल में पेप्टेज होता है। क्या होता है? पेप्टेज। अब यहाँ पे CO2 आया, यहाँ पे पेप्टेज से हमारा जिसमें बदल जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें बदल जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये 4 कार्बन से बना होता है, इसलिए हम इससे बोलते हैं C4 साइकिल, ठीक है। अब ये कन्वर्ट कर देता है मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में। मेजॉरिटी जो हमारा कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड में, ठीक है। अब मैलिक एसिड में ये बंडल सीड सेल होती है, ये इनपरमिएबल फॉर गैसेज होती है, तो एसिड के फॉर्म में भेजता है। अब मैलिक एसिड यहाँ हो जाता है, इससे हीट मिल जाती है, यहाँ पे C4 साइकिल AC टूट जाता है, CO2 में बदल जाता है और बाकी 3 कार्बन पायरुवेट एसिड बना लेता है और पायरुवेट एसिड